स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, हम आज चैप्टर 2 सॉल्यूशंस करेंगे। दिस इज आवर न्यू टॉपिक और हम सॉल्यूशंस के अंदर A to Z सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनको मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी कि हम क्या क्या कवर करेंगे। इसके बाहर आपको कुछ और पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इतना सब जो मैं करवा रही हूँ वो कर लेते हैं तो आपको 95 प्लस मार्क्स इन द CBSE एग्जामिनेशन फॉर श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो गाइज, please subscribe and hit the bell icon to get all the videos notification in your mobile phone. So guys, not wasting much time, let's start our topic, that is solutions. सॉल्यूशंस होते क्या हैं? सॉल्यूशंस अगर मैं इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी, जैसे कि वाटर आप पी रहे हैं वो भी एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, एयर एज वेल। एयर, हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर में एयर है वहां पर भी मिक्सचर ऑफ एयर्स है, हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, वो सब ही सॉल्यूशन है। गाइस, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसे दो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस अगर उनका होमोजीनियस मिक्सचर हो, मतलब वो एक के साथ दूसरे के साथ एक अच्छे प्रोपोर्शन में मिक्सअप हो जाएं, तो हम उनको सॉल्यूशंस कह देते हैं। चाहे वो सॉलिड फेस का हो, चाहे वो लिक्विड फेस हो, या सॉलिड फेस के साथ हो, या वो गैस हो, जो कि अब हम अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में करेंगे भी। सो गाइस, फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये मैंने आपके लिए लिख दी है सो दैट आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, और अगर आपसे पूछे जाए कि सॉल्यूशंस होते क्या है तो आप सिंपल लैंग्वेज एज वेल एज साइंटिस्ट लैंग्वेज में अपना आंसर दे पाए। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non-reacting substances whose component can be varied within a certain limit. So अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, मतलब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और अगर हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में पोर्ड कर दें तो वो एक अपना होमोजिनिटी मेंटेन कर ले। मतलब ऐसा ना हो कि मान लो यहाँ पर मैं सोल्ट ले रही हूँ और यहाँ पर वाटर है हमारा, तो आप देखेंगे कि सोल्ट एकदम से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कभी हम इस वाटर को पी रहे हैं तो कभी सोल्टी वाटर आ रहा है, कभी सिंपल वाटर आ रहा है, नहीं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं, दूसरा सब्सटेंस ले रहे हैं, और इसको होमनली डिस्ट्रीब्यूट कर एक होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास बन रहा है, तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। और जो दूसरा हमारा सब्सटेंस है, इनके हम कंपोनेंट की लिमिट सर्टेन कुछ ही अमाउंट तक वैरिड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट तक वैरिड। मतलब कि इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम मतलब इसकी कंपोनेंट की वो है जो हमारा अमाउंट, उसे कुछ सर्टेन लिमिट्स तक वैरिड कर दें, तभी भी हमारे सॉल्यूशन पर कोई असर ना दिखे, वो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ही रहे, उसे हम एक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस आर नथिंग बट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। अगर मैं इस सॉल्यूशन में सोल्ट भी डाल रही हूँ, शुगर भी डाल रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपोनेंट्स डाल रही हूँ, तब ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। बट अ बाइनरी सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट्स आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि सोल्ट प्लस वाटर, यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज द सोल्यूट। अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। तो जो कंपोनेंट हमारे पास लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा सोलवेंट होता है, वेयर एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट। सोल्यूट हमारे पास हमेशा कम अमाउंट में होगा और सोलवेंट हमारे पास हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होगा। और आपको पता ही है कि एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सोलवेंट। अगर हम वाटर में कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होंगे कि जिसमें वाटर एज अ सोलवेंट नहीं होगा, वो हमारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गए। तो यहाँ पर हमने काफी टर्म्स देख लिए सॉल्यूशन के साथ साथ, दैट इज व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट इज सोलवेंट, व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी एंड सिंपल टर्म्स है, ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए सो दैट आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्टली ये होती क्या है, ये बस आपकी क्लैरिटी के लिए है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बिकॉज
आप अभी 12th क्लास में हैं तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है, ऐसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे ऐसे नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उन पर बेसिस हमारे ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। सो हेयर इज द सोल्यूट। सोल्यूट जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट। और ये हमारे सोलवेंट और ये हमारे एग्जाम्पल्स। तो अगर हम इसे देखें वन बाय वन, solid plus solid will give us alloys. That is, if I mix solid as a solute and solvent also as a solid, so this will give us the alloys. Alloys आपको पता ही है कि दो कोई भी केमिकली सॉलिड का मिक्सचर हमारे पास alloys कहलाता है। तो नेक्स्ट इज द लिक्विड एंड सॉलिड। अगर लिक्विड हमारा कम अमाउंट में हो, सॉलिड हमारा ज़्यादा अमाउंट में हो, दिस विल गिव अस द हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। नेक्स्ट इज द गैस in the solid phase, that is the dissolved gases in minerals। आपको पता है मिनरल्स के साथ साथ हमारे पास डिजोल्व गैसेस भी होती हैं जिन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इस पर बेस आपका एक टोटल चैप्टर है जो कि हम करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज द सॉलिड विद द लिक्विड, मतलब यहाँ पर हमारे पास लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, वेयर एज सॉलिड इन द लो अमाउंट बिकॉज सॉलिड इज प्रेजेंट एज द सोल्यूट। एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेल नोन टू यू इन योर डेली लाइफ, दैट इज sugar solution, salt solution, these all are the examples of solid as a solute while liquid as a solvent। नेक्स्ट इज द लिक्विड। लिक्विड ही हमारा सोल्यूट हो और लिक्विड ही हमारा सोलवेंट है। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल सुनकर काफी बच्चे हंसे भी होंगे, अल्कोहल इन वाटर जैसे बना के पीते हैं। नेक्स्ट इज द गैस विद लिक्विड। सोल्यूट हमारा गैस है, लिक्विड हमारा सोलवेंट है। जैसे कि आप सब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वहाँ पर हमारे बबल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज बबल्स हमारे सोल्यूट होते हैं, गैसेस होती है जो उनके अंदर, वो हमारे सोल्यूट कम अमाउंट में होते हैं वाइल लिक्विड इज इन अ हायर अमाउंट। नेक्स्ट इज द सॉलिड विद गैस, दैट इज द कैम्फर इन एयर। कैम्फर हम कपूर को बोलते हैं, कपूर अगर हम रख दें या सिलिका जेल इन द एयर इज नोन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड as a solute while gas as a solvent। Next is the liquid gas like humidity in the air, very well known example to you, daily life example। and the gas with gas, यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस एज अ सोल्यूट, गैस एज अ सोलवेंट, तो इधर एयर का क्या एग्जाम्पल हो गया। हमने यहाँ पर एयर का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि एयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है और ये होमोजीनियस मिक्सचर भी फॉर्म करती हैं, तो दैट्स वाई दिस इज द गैस सॉल्यूशन। नाउ हम इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज द एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिस पर बेस आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पेपर में आते ही आते हैं, जो कि सिर्फ क्लास 12 IIT नीट में नहीं बल्कि अगर आप केमिस्ट्री आगे परस्यू करते हैं उसमें भी ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Now the second topic is the expressing concentration of solutions। The concentration of solution is the amount of solute dissolved in the known amount of solvent। This is simply the concentration of solution and it can be expressed in many ways like percentage method, strength, molarity, molality, normality, mole fraction, mass fraction and the parts per million ppm। गाइस ये सब हम वन बाय वन समझेंगे। परसेंटेज मेथड is further divided into the 3 parts, that is the percentage by mass, percentage by volume and the percentage mass by volume। गाइस ये कंसेप्ट केमिस्ट्री में है एंड बट इट इज मोर अबाउट द मैथमेटिकल वन। हम ये समझेंगे कि होता क्या है, इनके नेम से ही हमें समझ आ जाएगा, आपको लर्न भी करना है, बट यहाँ पर आपका मैथमेटिकल माइंड ज़्यादा चलेगा क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट वी विल डू द परसेंटेज मेथड विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज द परसेंटेज बाय मास। हम परसेंटेज मेथड को परसेंटेज बाय मास निकालेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और इनका मिक्सअप दैट इज द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सो फर्स्ट वन इज द परसेंटेज बाय मास।
here is the first definition of the percentage by mass. It is the mass of solute in grams present per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब इधर देखिए हमने सोल्यूट को भी ग्राम्स में मतलब मास में कंसिडर करा है, एज वेल एज सॉल्यूशन को भी हमने ग्राम में कंसिडर करा है. सो इट इज द परसेंटेज बाय मास. नेक्स्ट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम. परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन्स it means the volume of liquid solute in centimeter cube present in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. इधर हमने वॉल्यूम में ही कंसीडर करा है सोल्यूट को भी और सॉल्यूशन को भी. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम सोल्यूट ले रहे हैं तो और वो कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, दिस विल गिव अस द परसेंटेज बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट इज द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. इधर हमने सोल्यूट का मास ले लेंगे बट सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम लिया है. इट मींस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. जैसे कि अगर आप सपोज कर लें कि आपके पास कोई भी आपको एक सॉल्यूशन पकड़ा दिया गया है, तो अगर उस सॉल्यूशन का हमें कंपोजिशन देखना है कि इसमें हमारे पास सोल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, और अगर हमारे पास ये नोन है कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का जी इतना है, 10 है या कुछ भी है सपोज कर लिया, और हमें पता होगा कि अगर हम इस सॉल्यूशन का 100 सेंटीमीटर लें और हमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना है. तो ये हमारा सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ. नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सपोज दिस इज योर सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पर आपका ये पूरा 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो इसमें सोल्यूट कितने ग्राम्स में प्रेजेंट होगा ये हमारा स्ट्रेंथ देता है. मतलब अगर इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आपको पता है, सपोज करो इसकी स्ट्रेंथ है 8 ग्राम पर लीटर, तो आप इधर से देख लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास 8 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है. स्ट्रेंथ का मतलब सिंपलर यही होता है. और बाय डेफिनेशन इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब ये हमारे पास एज अ फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पर डेसीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम को लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में ले सकते हैं. और सिंपलर अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो इनकी यूनिट्स भी हमें निकालनी आती है, दैट इज यहाँ पर ग्राम डिवाइडेड बाय लीटर. सो ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. नाउ द मोलैरिटी विच इज द थर्ड टॉपिक. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इफ सपोज दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, तो हम इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट डालेंगे, दिस विल गिव अस द मोलैरिटी. सो गाइज मोलैरिटी इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना. अगर हम जितना हमारे पास गिवन करा है हमें मास डिवाइडेड बाय हम मोलर मास कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब यहाँ पर हमने मिलीलीटर में इसलिए लिया है क्योंकि न्यूमेरिकल्स मोस्टली हमें मिलीलीटर में गिवन होते हैं. सो अगर हमारे पास वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन की वो मिलीलीटर में है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और अगर हमें लीटर में ही गिवन है तब हम इससे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ऊपर. सो गाइज मोलैरिटी कंसेप्ट यही है. और गिवन मास को हम सिंपल एब्रीगेशन में W2 लिख देते हैं, मोलर मास को M2 लिख देते हैं, V को ऐसे. और अगर हम ऐसे भी सिंपल एग्जाम में लिख के हैं तो भी एग्जामिनेशन वाला समझ जाता है, तो हम इसको ऐसे एब्रीगेट करते हैं. नेक्स्ट इज द मोलैरिटी. इट इज द नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सोलवेंट. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर kg ऑफ सोलवेंट है. मीन्स अगर हमारे पास हमें सॉल्यूशन कोई भी तैयार करना है तब हमें 1 kg तो
सोलवेंट लेना है 1 kg और उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जितना ऐड करेंगे वो हमें मोलैलिटी देगा। सो मोलैलिटी इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सोलवेंट। अगर ये मिलीग्राम में प्रेजेंट है तब हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसकी यूनिट गाइस होती है मोलर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, और इसकी यूनिट होती है मोलल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मोलैरिटी को भी हमने कैपिटल M से डिनोट करा है और मोलैलिटी को स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो गाइस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं। सो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास की जगह हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं टू गेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सेम हेयर वही कंसेप्ट है, मिलीलीटर में है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर लीटर में है तब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की ऊपर जरूरत नहीं होती है। और हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं? मोलिकुलर मास जो हमारा होता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन या एसिडिटी और बेसिडिटी। गाइस ये कॉन्सेप्ट आपका आगे चैप्टर्स में आएगा कि एसिडिटी और बेसिसिटी होती क्या है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन हम कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, जैसे NaOH है तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन हमारा 1 ही रहता है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। सो हमारा NaOH के केस में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ही आ जाता है। मोल फ्रैक्शन which is represented by X. Mole fraction of component is the fraction obtained by dividing the number of moles of that component by the total number of moles of all the components. सिंपल भाषा में कहें तो गाइस अगर आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर 2 कंपोनेंट हमारे 1 and 2। सो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2. This will give us the mole fraction. So here x1 is equal to number of moles of 1 divided by number of moles of all the components present in the solution. और always जितने भी हमारे component होंगे उनका mole fraction, that is the mole fraction of 1 plus 2 is always equals to the 1. So अगर आपने कोई भी एक component का mole fraction निकाल लिया तो आप second वाले का easily 1 में से उस mole fraction को subtract कर देंगे तो आपके पास second component का mole fraction आ जाएगा। Next is the mass fraction. It is defined as the mass of given component per unit mass of the solution. ये तो आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। हमें पहले मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट लिखना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द all the component, that is the mass of the solution. This will give us the mass fraction. Guys, let me tell you that mole fraction, molarity, molality ये concept ज़्यादा यूज होते हैं as compared to the other concept. तो आप molarity, molality and mole fraction को याद करना मत भूलिएगा, ये बहुत important है। Next is the parts per million which is also represented as ppm. जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन, इससे ही डिफाइन हो रहा है दैट मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब कि हमें यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट लेना है प्रेजेंट इन द 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, और हमें इसे ppm में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, विच विल गिव अस द parts per million. This is all about today's lecture, and tomorrow we will do about the solubility of solid in a liquid as well as the solubility of gas in liquid and the factors affecting the solubility. और guys हम इससे related 1-2 conceptual question कर लेंगे so that आपको ये और ज़्यादा clarity हो जाए। That is all about today. रुको कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या है, सब्सक्राइब तो कर दो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।